चलिए आज हम यूनिट 14 स्टार्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पर जो बायो का मीनिंग है वो है लिविंग और मॉलिक्यूल का मतलब है केमिकल स्पीशीज। बायो का मतलब है लिविंग और मॉलिक्यूल का मतलब है केमिकल स्पीशीज, यानी इनका कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो टर्म है बायोमोलिक्यूल, इसका मतलब ये नहीं है लिविंग मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडीज में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और आपकी जो फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी। प्रोटीन्स, आपकी बॉडी में जो रियर एंड टियर है, मेंटेनेंस है, वो प्रोटीन्स ही करते हैं। एंजाइम्स अगर आपकी बॉडी में नहीं होंगे तो जो खाना आपने एक दिन खाया है वो एक साल तक चल सकता है। जी हाँ, एंजाइम्स अगर नहीं होंगे, बायोकैटलिस्ट नहीं होंगे, तो आपका जो फूड है उसका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसी तरह से एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सब आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये खुद तो नॉन लिविंग है सब, लेकिन लिविंग बॉडीज में दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल। अगर ये नहीं होंगे, इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जैसे विटामिन वगैरह हैं, तो सर्टेन डिजीजेस भी हो सकती हैं। बायोमोलिक्यूल्स में से कुछ टॉपिक्स तो कंप्लीट ही हट गए और कुछ में से कुछ पोर्शन कम हुआ है। जो जो पोर्शन कम हुआ है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दे आर द बायोमोलिक्यूल्स। पहले ऐसा मानते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CH2O होल एन टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स which have general formula CH2O whole n। जैसे C6H12O6, that is it is the molecular formula of glucose, it is a chemical formula of glucose। इसको अगर आप इस जनरल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो जो n फैक्टर है that would be 6 here, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी जो जनरल फॉर्मूला है वो भी इसी तरह का होगा, यानी कि फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। क्या फर्क है अभी हम सीखेंगे आगे। लेकिन और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे आपको मालूम होगा एसिटिक एसिड, इसको हम आईयूपीएसी में इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसका अगर आप जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो दैट विल बी CH2O होल ट्वाइस, यानी कि C2H4O2। आप देखिए C2H4O2, तो एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये बात फिर डिस्कार्ड कर दी गई कि कार्बोहाइड्रेट्स उन कंपाउंड्स को बोलेंगे जिनका जनरल फॉर्मूला CH2O होल n होगा। पहले ऐसा मान लेते थे कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स में नेचुरली अकर करते हैं और इनका जो जनरल फॉर्मूला है दैट विल बी CH2O होल n, या फिर जैसा आपको यहाँ लिखा मिल रहा है C6H2O होल y भी लिखा करते थे। तो इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल दिया करते थे। लेकिन और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CH2O होल n टाइप का होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हमें सही डेफिनेशन देखना हो जो आज की तारीख में एक्सेप्टेड है, तो मैं आपको देखिए स्क्रीन पर दो कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। जो बेसिक्स चीजें हैं उसको देख करके आपको समझ में आएगा
कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या कंपाउंड हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, देखिए ये मैं आपके सामने C6H12O6 का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। कोशिश करें एक ही बार में सीखने, बहुत आसान है सीखना। देयर आर 6 कार्बन एटम्स। द फर्स्ट कार्बन कंटेन aldehydic group. Rest of the carbon contain H, OH, H, OH, H, OH, H, OH, that is CH2OH यहाँ पर रहेगा। और ये बात ध्यान रख रहे हैं आप लोग कि जो थर्ड कार्बन पर OH है, that will be on the left hand side। इस तरह का ओरिएंटेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का मिलता है अराउंड द कार्बन एटम, उसी तरह से हमको इसको शो करना होता है। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने है दैट इज ग्लूकोज, C6H12O6। अब मैं आपके सामने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए इट आल्सो हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला and chemical formula C6H12O6. It also contain 6 carbon atoms. CH2OH, C double bond O, OH, H, H, OH, H, OH and CH2OH। तो ये आपके सामने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। केमिकल फॉर्मूला इसका भी C6H12O6 है। देखिए आप सब बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा था कि कैसे हम आज की तारीख में कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। देखिए जब OH ग्रुप किसी ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप, जैसे ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसके साथ आएगा तो हम OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं आईयूपीएसी रूलिंग के हिसाब से। तो आज की तारीख में जो कार्बोहाइड्रेट की करेक्ट डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। आप देख रहे हैं OH 1 2 3 4 5। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप है यहाँ पर, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और द कंपाउंड्स which on hydrolysis produce the same compound। यानी कि ऐसे कंपाउंड अगर उनकी हाइड्रोलिसिस हो तो भी वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ही प्रोड्यूस करें। क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन? कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और polyhydroxy ketones or the compounds which on hydrolysis furnish the same compounds। यानी कि जो कंपाउंड मिले वो कैसा हो, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो, कीटोन हो। यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। अगर कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है तो वो कहलाएगा आपका एल्डोज। यानी कि ग्लूकोज जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्डोज। और अगर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ कीटोनिक ग्रुप होगा तो वो कहलाएगा आपका कीटोज। यानी कि जो फ्रक्टोज है इट इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोज। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पर भी हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं एल्डोसिस एंड कीटोसिस। वो कार्बोहाइड्रेट्स
जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, दे आर सेड टू बी एल्डोजेस। जैसे ग्लूकोज, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, कई सारे OH ग्रुप हैं और CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एल्डोज का एग्जांपल हो गया। कीटोसिस, those carbohydrate which on hydrolysis which contain ketonic group along with polyhydroxy groups, they are said to be ketoses। तो एक बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है एल्डोसिस और कीटोसिस के बेस पर। जनरली क्या होता है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये देखा गया है ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, और एक इसलिए हम इनको सैकेराइड्स भी बोल देते हैं। In general, most of the carbohydrates are sweet in taste. That's why they are called as saccharide। यहाँ पे जो saccharide word है वो सैकरॉन से derive हुआ है, जिसका मतलब है शुगर, और शुगर कैसा होता है, स्वीट होता है। इसलिए हम, क्योंकि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं सब स्वीट होते ही हैं, लेकिन जनरल ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स आपको टेस्ट में स्वीट ही मिलेंगे, और इसीलिए इनको हम सैकेराइड्स भी बोल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। और ये जो टर्म है सैकेराइड, ये कहां से डिराइव हुआ है, सैकरॉन से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है शुगर, और शुगर जनरली का मतलब शुगर जो है स्वीट टेस्ट में रहता है। जैसा मैं अभी आपको बोल रहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकता कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें OH ग्रुप के साथ। जैसे, और ये भी मैं आपसे कह रहा था कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं और जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, या तो वो हो या फिर ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को प्रोड्यूस करें। जैसे हम घर में जो शुगर खाते हैं दैट इज कॉल्ड सुक्रोज, इसको हम केन शुगर बोलते हैं। जो घर में शुगर यूज होती है हमारे यहाँ वो केन शुगर है, इसका केमिकल नेम क्या है, सुक्रोज है। और अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करें, अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज एंजाइम, तो आप देखेंगे आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल मिलेगा फ्रक्टोज का, यानी कि आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी मिल रहा है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी मिल रहा है। इसी तरह से अगर आप माल्टोज का, एक फ्रूट होता है माल्टा जिसे बोलते हैं, उसमें माल्टोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करें माल्टोज की, तो 2 यूनिट हमें ग्लूकोज की मिलती है, ग्लूकोज की 2 यूनिट हमें मिलेंगी। यानी कि जो माल्टोज है ये भी हाइड्रोलिसिस पर क्या दे रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो माल्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट हुआ, सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट हुआ, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे रहा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट डेफिनेशन थी कि दोज compounds which are either polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones or on hydrolysis give the same compounds। same compounds का मतलब है या तो polyhydroxy aldehyde मिले या polyhydroxy ketones मिले या दोनों मिल जाए, तो they are said to be carbohydrates, और generally most of the carbohydrates are sweet in taste, तो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी बोल देते हैं। कुछ और क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। बहुत ही सिंपल से क्लासिफिकेशन है। पहले ये एल्डोसिस और कीटोसिस के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखिए आप सब बच्चे, अगर कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो वो
एल्डोट्राइओस कहलाएगा। और अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन एटम के साथ कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड कीटोट्राइओस। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, यानी कि जो सबसे ज्यादा प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है, एलिमेंट्री कार्बोहाइड्रेट है जो पॉसिबल हो सकता है, उसके बारे में मैं आपसे सामने बात कर रहा हूं। आपके सामने स्क्रीन पर इस समय ग्लिसरल्डिहाइड है। क्या है आपके सामने स्क्रीन पर इस समय? ग्लिसरल्डिहाइड है। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन कितने? 1, दिस इज योर सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। ठीक है ना, 3 कार्बन एटम्स यहाँ पर है आपके सामने। भाई पॉली के लिए कम से कम एक से तो ज्यादा ही हो OH ग्रुप। तो सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट बन सकता है वो क्या बन सकता है? 3 कार्बन एटम का बन सकता है, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप कहने के लिए कम से कम 2 तो हो ही भाई OH ग्रुप। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपके सामने स्क्रीन पर है, whose name is ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ कुछ प्लस का, माइनस का, या माइनस माइनस का कुछ साइन लगा हुआ है। क्या इनका सिग्निफिकेंस है, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है हेलो एल्केन हेलो रिंग्स में, कि जो प्लस आइसोमर है उसका मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन है। कैपिटल डी का मतलब है, देखिए ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, बहुत ध्यान से समझिए सब बच्चे, ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है डी और एल, यानी कि कैपिटल डी और कैपिटल एल, ये जो प्लस का साइन लगा है इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता था, डी ये माइनस और देन आई राइट ग्लिसरल्डिहाइड, ये हम ऐसा भी लिख सकते थे। तो इस डी का अपना एक मीनिंग है, इसको हम कैपिटल एल ग्लिसरल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, इसका अपना एक मीनिंग है। ये जो एक बेनाम सा रिश्ता है, इस कार्बन के चारों तरफ इन एटम्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कार्बन के एटम्स, इस कार्बन एटम के चारों तरफ जो कॉन्फ़िगरेशन है, एटम्स का जो अरेंजमेंट है, ग्रुप का जो अरेंजमेंट है, इसका जो ये बेनाम रिश्ता है, इसको एक नाम देने के लिए हमने इसको कैपिटल डी और कैपिटल एल की फॉर्म में डिनोट कर दिया, और ये कहा कि अगर जो एसिमेट्रिक कार्बन है CH2OH से जो अटैच्ड, ये वाला, ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है, आपको मालूम है ना कायरल कार्बन एटम किसे बोलते हो आप? ऐसा कार्बन एटम जिसकी 4 वैलेंसीज डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड। देखिए आप, इस कार्बन के साथ एक OH है जो ना तो CHO की तरह है, ना H की तरह है, ना CH2OH की तरह है। दूसरा CHO है, ना ये OH की तरह है, ना H की तरह है, ना CH2OH की तरह है। थर्ड H, ये भी बिल्कुल डिफर है, ना CHO, ना OH, ना CH2OH की तरह, और ये भी बिल्कुल अलग है। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन के एटम से चारों एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट डिफरेंट अटैच्ड हैं। तो ऐसा कार्बन क्या कहलाता है आपका? अगर आपको याद हो, कायरल कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और अगर इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम के पर जो ओरिएंटेशन है, जिसमें OH जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल डी और कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाएगा? किसके बेस से बताया? ये CH2OH से जो फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये वाला, दिस इज, इस पर अगर OH राइट साइड में ओरिएंटेड है, देन इट विल बी कॉल्ड कैपिटल डी, और इसको हम प्लस साइन से भी शो कर सकते हैं। और अगर इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम से OH ग्रुप लेफ्ट में ओरिएंटेड जैसा आपको दिख रहा है, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल एल। इस बेनाम रिश्ते को नाम देने के लिए कि भाई इन दोनों में क्या फर्क बताओगे, इन दोनों, अगर ये ऑन पेपर जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है, बने हुए हो कहीं पर, इनमें क्या फर्क बताओगे, क्या नाम दोगे इनको? तो अगर OH ग्रुप इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम के राइट साइड में ओरिएंटेड है, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल डी और प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, और इसे क्या बोलोगे? कैपिटल एल और माइनस ग्लिसरल्डिहाइड।
तो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड has a D configuration. It means that when its structural formula is written on paper following specific conventions which you will study in higher classes, the OH group lies on right hand side in the structure. All those compounds which can be chemically correlated to D isomer of glyceraldehyde are said to be D forms. Are said to be D forms. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जहां कहीं भी CH2OH है और उसका नेक्स्ट कार्बन एटम पर OH राइट साइड पर है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम के राइट साइड में, दैट फॉर्म इज कॉल्ड कैपिटल D. और अगर OH लेफ्ट साइड में है, दैट फॉर्म इज कॉल्ड L. All those compounds which can be chemically correlated to D isomer of glyceraldehyde are said to be D configuration, whereas those which can be correlated to L isomer of glyceraldehyde are said to be L configuration. भावना ये है कि कंपाउंड्स को कैपिटल D और कैपिटल L इस ग्लिसरल्डिहाइड के बेस पर ही कॉन्फ़िगर किया गया है. क्या मतलब हुआ? मैं देखिए एग्जांपल आपको बताता हूं. ये आपके सामने फिर से मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं आपके सामने. फर्स्ट कार्बन एटम पर CHO ग्रुप है, लास्ट पर CH2OH है, और मैंने आपको ये बताया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, HOH सॉरी HOH और मैंने भी आपको बताया था कि जो थर्ड कार्बन का जो OH है दैट इज ओरिएंटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड. तो देखिए ये रहा आपका CH2OH. देखिए यार, देखिए दिस फॉर्म, ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम है बिल्कुल इसकी तरह. तो अगर CH2OH से जो नेक्स्ट कार्बन है एसिमेट्रिक कार्बन है, काइरल कार्बन है, और इस पर OH ग्रुप अगर राइट साइड में ओरिएंटेड है जैसा कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो ये कहलाएगा आपका कैपिटल D ग्लूकोज. क्या कहलाएगा? कैपिटल D ग्लूकोज. बात समझ में आती थोड़ी सी? यानी कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, लिखा हुआ मिल रहा है पेपर पर, और CH2OH का नेक्स्ट काइरल कार्बन एटम है, इस पर OH राइट साइड में ओरिएंटेड है, तो ग्लिसरल्डिहाइड के बेस पर इसको हम क्या बोलेंगे? D ग्लूकोज. और अगर मुझे इसका L फॉर्म बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? देखिए यस, ये OH को लेफ्ट में हम पुट करेंगे, राइट. देखिए आप सब बच्चे, अगर इस OH को लेफ्ट में ले जाएं और H को राइट में ले जाएं, नाउ इट बिकम्स व्हिच फॉर्म? कैपिटल L. ध्यान रखें, कोशिश करें कैपिटल वर्ड यूज करें. दिस इज L ग्लूकोज. क्या मैं इसकी जगह माइनस का साइन लगा सकता हूँ? यस, ब्रैकेट में रख के माइनस का साइन में लगा सकता हूँ. मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है कैपिटल N ना लिख करके ऐसा लिख दूं. ठीक है, कैपिटल ना लिख करके ऐसा मैं लिख दूं माइनस ग्लूकोज. इसका मतलब क्या हो गया कि OH ग्रुप जो है CH2OH के नेक्स्ट जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उस पर OH कैसा ओरिएंटेड है? लेफ्ट हैंड साइड है. तो इस बेनाम रिश्ते को नाम देने के लिए ऑन पेपर कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म को हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, और कभी कभी क्या होता है भाई, ऐसा भी लिखा मिल जाता है हमें कैपिटल D और साथ ही साथ जो है माइनस का साइन भी यूज हो जाता है आगे, तो वो अलग फॉर्म है. वो आपका दैट विल बी योर लीवोरोटेटरी और डेक्सोरोटेटरी. उसकी बात अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं. अभी फिलहाल हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि क्यों हमने इसको कैपिटल D ग्लूकोज बोला है. हमने इसको D ग्लूकोज क्यों बोला? क्योंकि CH2OH का जो नेक्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, काइरल कार्बन एटम है,
इस पर जो OH है वो कैसा ओरिएंटेड होगा, कैसा ओरिएंटेड होगा? हाँ देखिए आप, अगर OH राइट में चला गया, अगर OH राइट में चला गया, जैसे अब आपके सामने आ गया स्क्रीन पर, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? ये आपके सामने डी ग्लूकोज है। और अगर आपने OH को लेफ्ट में ओरिएंटेड कर लिया, अगर आप OH को लेफ्ट में ले गए तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी? ये L फॉर्म हो गई, कैपिटल L फॉर्म हो गई आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सामने मैं L फॉर्म बना दिया है यहाँ पे। दिस इज योर कैपिटल L फॉर्म। ठीक है, तो डी कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन और कैपिटल एल में क्या फर्क है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही हम फ्रक्टोज में भी बता सकते हैं। फ्रक्टोज में कार्बन कितने होते हैं, जल्दी बताइए? 6 कार्बन एटम्स होंगे। फ्रक्टोज कीटोज होगा या एल्डोज होगा? कीटोज होगा। वेरी गुड। उसमें नंबर 2 पर, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप नंबर 1 पे तो कभी आता ही नहीं है, इट कम्स इन बिटवीन द कार्बन चेन। तो ये CH2OH, यहाँ तो जरूरत ही नहीं है H की। थर्ड वाला OH यहाँ भी हम लेफ्ट में रखेंगे फ्रक्टोज में। इस तरह का ओरिएंटेशन हमें मिलता है जब स्टडी किया गया। और ये H, ये OH और ये CH2OH। जल्दी से बताइए, इज इट कैपिटल D फ्रक्टोज और कैपिटल L फ्रक्टोज? जल्दी बताइए। कैपिटल D। इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम को देख के बता रहे ना। देखिए इस तरह से OH राइट में अगर ओरिएंटेड है तो ये देखिए, ये कार्बन से OH कैसा ओरिएंटेड है? राइट साइड में ओरिएंटेड है ना, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल D फ्रक्टोज। अगर आपको कैपिटल L बनाना होगा तो OH लेफ्ट में और H राइट में ऑन पेपर, तो ये फॉर्म कौन सी कहलाएगी आपकी? कैपिटल L। तो थोड़ी सी बात आपसे कैपिटल D और कैपिटल L के बारे में बात हुई। मैं अब फिर से उसी क्लासिफिकेशन में पहुंच रहा हूं जिसमें हमने एल्डोजिस और कीटोसिस के बारे में आपसे डिस्कस हम कर रहे थे। देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कार्बन का नंबर 3 है और कीटोनिक ग्रुप, तो उनको बोलेंगे हम ट्राइओज। और अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो वो कहलाएगा एल्डोट्राइओज। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए, गिव एन एग्जांपल ऑफ एल्डोट्राइओज, किसका नाम बताओगे जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो और कार्बन एटम कितने हो? 3 हो, एल्डोट्राइओज। 6 वाला भी पूछूंगा अभी अभी नंबर आपसे एग्जांपल। तो अभी बताओ किसका एग्जांपल, किसका नाम बताएंगे? ग्लिसरल्डिहाइड का। किसका बताएंगे? ठीक है, अगर कार्बन का नंबर 4 है और कीटोनिक ग्रुप सॉरी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डोटेट्रोज। अगर कीटोनिक ग्रुप होगा 4 कार्बन एटम के साथ तो कीटोटेट्रोज। अब जिस 6 की आप बात करें तो वो आ गया। देखिए, अगर 6 कार्बन एटम्स हैं तो उसको बोलेंगे हेक्सोज, और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोज, और कीटोनिक ग्रुप है पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ तो कीटोन। जल्दी से मुझे एक एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल बताइए। ग्लूकोज 6 कार्बन एटम थे, एक फंक्शनल ग्रुप जो था एल्डिहाइडिक था तो एल्डोहेक्सोज, और एक कीटोहेक्सोज का एग्जांपल बताएंगे। वेरी गुड, फ्रक्टोज हो गया, C6H12O6 उसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, और अगर कार्बन का नंबर 7 है तो एल्डोहेप्टोज, एल्डिहाइड ग्रुप है तो, और अगर 7 कार्बन एटम है, पॉलीहाइड्रोक्सी है और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोहेप्टोज उसको हम बोला करते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन की हम बात करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। अभी जो आपका सिलेबस रह गया है मैं उसमें आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, उसमें केवल जो है आपके मोनोसैकेराइड्स रह गए। देखिए आप, क्लासिफिकेशन कौन सा रह गया? एल्डोजिस, जो अभी आपको पढ़ाया कीटोसिस वाला टेबल वाला, उसमें फिर मोनोसैकेराइड्स का रह गया केवल, जिसके बारे में आपको मैंने सिखाया है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स हैं। क्यों है मोनोसैकेराइड्स अभी मैं सिखा दूंगा आपको। और डी और एल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया ग्लिसरल्डिहाइड को रेफरेंस लेकर के, ग्लिसरल्डिहाइड का एक एग्जांपल लेकर के।
और क्या क्या चीज जो है वो डिलीट हो गई है वो देखिए आप। ओलाइगोसैकेराइड्स यानी कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सभी डिलीट हो गया है। पॉलीसैकेराइड्स हट गए, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हट गया, तो काफी कम पोर्शन इसमें रह गया है। तो जो पोर्शन रह गया उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं फिर से। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स हैं हमारे पास। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बेस पर कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को वो हमें सीखना है। तो हाइड्रोलिसिस के बेस पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को तीन बेसिकली कैटेगरी में कैरेक्टराइज किया, मोनोसैकेराइड्स, ओलाइगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। ओलाइगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स मैं इंट्रोडक्शन अभी दूंगा आपको, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ। तो मोनोसैकेराइड्स किन्हें बोलेंगे हम? वो कार्बोहाइड्रेट्स that cannot be further hydrolyzed to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde और polyhydroxyketone। यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट, ऐसा बोलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते। हाइड्रोलिसिस में ना जाने का मतलब हुआ कि अगर उनकी हाइड्रोलिसिस हो भी जाएगी तो वो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स नहीं देते। फिर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? Carbohydrates are the compounds which are either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone or the compound which on hydrolysis give the same compound। यानी कि अगर हाइड्रोलिसिस हो भी तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स ही प्रोड्यूस करें। तो मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर का मतलब है अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करूँ तो हाइड्रोलाइज होंगे नहीं। बाई चांस अगर हो गया तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो वैसे तो हम सिंप्लिसिटी की ये लिखते हैं कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड or polyhydroxyketone is called a monosaccharide. About 20 monosaccharides are known so far to occur in nature. Some common examples मैंने आपको बताया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको बताए, राइबोज, ये सब आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। यानी कि अगर इनके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे, और अगर बाई चांस चले भी गए तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक, तो ये मोनोसैकेराइड अब आपके सिलेबस का पार्ट है। इनके स्ट्रक्चर्स मैंने बताए, डीएल कैसे देखेंगे वो आपका सिलेबस का पार्ट है, तो ये बात आप ध्यान रखने वाले। ठीक है, ओलाइगोसैकेराइड्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ओलाइगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर उनकी हाइड्रोलिसिस करें हम तो 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिले। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं, वो कहलाएंगे आपके ओलाइगोसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स। इनको फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हो आप कि वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट दें वो डाइसैकेराइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस पर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट दें वो ट्राइसैकेराइड्स, ऐसे जो 4 दें टेट्रा, और जो बहुत सारी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उनको हमने अलग कैटेगरी में रख दिया, वो है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स। 2 से 10 जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोलिसिस पर, दे आर मोनोसैकेराइड्स, सॉरी दे आर ओलाइगोसैकेराइड्स। और ओलाइगोसैकेराइड्स को आपने फर्दर क्लासिफाई कर दिया। 2 अगर दे रहे हैं हाइड्रोलिसिस पर यूनिट्स मोनोसैकेराइड की तो वो कहलाएंगे डाइसैकेराइड्स। अगर 3 यूनिट्स दे रहे हैं तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से। और अगर 10 से ज्यादा कोई भी कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट देता है तो उनकी कैटेगरी हमने क्या कर दी? पॉलीसैकेराइड कर दी। तो ऐसे में हम 10 से ज्यादा ना लिख करके ऐसे करते हैं मैनी। तो कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, अ लार्ज नंबर लिख देते हैं, आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। जैसे आप देखो स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया,
प्लांट की 80% बॉडी सेलुलोज की बनी होती है। आपने देखा होगा जो कैटल्स होते हैं, गाय वगैरह, बुफेलो वगैरह, लगातार च्यू करते रहते हैं, उनकी कोशिश रहती है सेलुलोज को उनकी जो सलाइवा में एंजाइम है उससे उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। पॉलीसैकेराइड है, अल्टीमेटली जो भी फूड हम खा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खा रहे हैं ग्लूकोज में, है ना। तो इसलिए कभी कोई बीमार पड़ जाता है, फास्टिंग ज्यादा कर लेता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म चढ़ाते हैं। गम्स है ना, ये सब कैसे हैं आपके पॉलीसैकेराइड। जनरली जो पॉलीसैकेराइड है इनका टेस्ट जो स्वीट नहीं होता है, तो इनको नॉन शुगर्स भी बोल देते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, मोस्ट ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो इसलिए हम इनको नॉन शुगर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, वो बनाएंगे आपके पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उसका एक सब क्लास है डाइसैकेराइड, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, डाइसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलिसिस पर दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, दे आर कॉल्ड डाइसैकेराइड। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको पहले सिलेबस में पढ़ने थे, अब भी उनका इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ करा रहा हूं। देखिए, पहला आपके पास है सुक्रोज, घर में जो शुगर आप यूज कर रहे हो, टेबल शुगर भी कुछ लोग बोल देते हैं, तो ये आपके पास सुक्रोज है और इसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको दो यूनिट्स मिलेंगी मोनोसैकेराइड्स, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की। ये जो कैपिटल डी है इसका मतलब आप समझ गए, जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम CH2OH से अटैच्ड है उससे OH राइट साइड में प्रेजेंट है ऑन पेपर, और इसमें भी राइट साइड में OH प्रेजेंट है, फ्रक्टोज है ये। और ये छोटे छोटे जो साइन दिख रहे हैं, एक प्लस का साइन दिख रहा है, एक ये माइनस का साइन दिख रहा है ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि ये जो ग्लूकोज है ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये जो फ्रक्टोज है ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पर दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे, दे आर सेड टू बी डाइसैकेराइड्स। और इसमें से एक एग्जांपल जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो दैट इज सुक्रोज। आज अपने घर में जाकर के जो कंटेनर है शुगर का उस पर ये फार्मूला लिख देंगे C12H22O11, और ये इक्वेशन भी लिख देंगे कि इसकी अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो दो यूनिट मिलेंगी, किसकी, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की, और दोनों कौन सी मिलेंगी, कैपिटल डी, लेकिन उसमें से एक जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक उसमें माइनस का साइन जो दिखा रहा है लीवो रोटेटरी। उससे क्या होगा, कभी आपका इंटरव्यू वगैरह होता है कि कोई जज करना चाहे कि आपने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है नहीं पढ़ी है, तो वो हो जाता है। शादी के समय ऐसे इंटरव्यू बहुत होते हैं। आजकल की सासें वो पिछली वाली नहीं रही, बहुत पढ़ी लिखी हैं और बड़ा परेशान करती हैं बहूओं को। हाँ, वो कह देती है बिटिया मेरी चाय में C12H22O11 ऐड मत करना। तो अगर बिटिया को पता है फार्मूला तो ठीक है भाई, वरना जो है अब क्या पता कैसे इंटरव्यू हो जाए, आपका भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। कलयुग चल रहा है, कलयुग में सब काम उल्टे होते हैं जो बताए गए हैं सतयुग से, तो हो सकता है इंटरव्यू आपका हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, नहीं हो पाए। देखिए, आप नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज माल्टोज। ये भी आपका डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड का टाइप है डाइसैकेराइड, उसका एग्जांपल कौन है, माल्टोज। तो माल्टोज की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दो यूनिट मिलेंगी आपको, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी यूनिट भी किसकी मिलेगी, अल्फा डी ग्लूकोज की ही मिलेगी। तो इसलिए जो माल्टोज है वो भी एक डाइसैकेराइड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, तो आप बताएंगे माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, दैट्स व्हाई इट इज अ डाइसैकेराइड। तो हाइड्रोलिसिस पर जो कार्बोहाइड्रेट दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी अ डाइसैकेराइड। एक ये आगे लैक्टोज, आपने नाम सुना होगा महालैक्टो किंग, आता है ना ऐड, टॉफी का एक ऐड आता है महालैक्टो किंग के नाम से, तो वो लैक्टो वर्ड जो है वो यहाँ से लिया गया लैक्टोज से। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है, द कॉमन नेम ऑफ मिल्क शुगर इज कॉल्ड लैक्टोज। ठीक है, मिल्क का भी अपना एक स्वीटनेस होती है, और जो स्वीटनेस है किसकी वजह से, लैक्टोज की वजह से है।
और जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी, वन इज ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड सेकंड इज बीटा डी ग्लूकोज। मैं आपको देखो डिफरेंस बताता हूँ, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, C6H12O6। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप सभी को याद हो गया है, उसमें 6 कार्बन एटम्स हैं स्ट्रेट चेन में, और आप सभी को ये बात पता है कि नंबर 1 पर कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, CHO। बाकी तो आपको पता है पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स आने HOH HOH HOH, और जो थर्ड पर जो OH है दैट विल बी ओरिएंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आप में से कोई बच्चा मुझे बताए ये ग्लूकोज कैसा है, डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है? कैपिटल डी ग्लूकोज है, क्योंकि इस कार्बन पे OH कैसा राइट साइड में ओरिएंटेड है ना। इस कार्बन की बात हो रही है, इस कार्बन पर OH कैसा है, राइट साइड में ओरिएंटेड है, तो ये आपका कैपिटल डी ग्लूकोज है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, केवल एक फर्क है गैलेक्टोज के और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, और वो फर्क क्या है देखिए, ये जो कार्बन नंबर 4 है, दिस इज कार्बन नंबर 4, 1 नंबरिंग तो वहां से करेंगे जहां से CHO ग्रुप पास पड़ेगा। ये कार्बन नंबर 4 पर जो OH है उसका ओरिएंटेशन बस रिवर्ट है, रिवर्ट इन द सेंस कि यहाँ पर जो OH है वो तो प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, गैलेक्टोज की बात हो रही है, और H कैसा प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड। नाउ इट इज योर गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज में जैसा आप देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज में OH कहाँ ओरिएंटेड है ये, और गैलेक्टोज में कहाँ पे था, यहाँ पे ओरिएंटेड होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास गैलेक्टोज यूनिट, हाँ रिवर्स हो गया, एक ही भावना है समझो। भावना ये है कि जो ग्लूकोज का ग्लूकोज में जो ओरिएंटेशन होगा कार्बन नंबर 4 पर वो कैसा देखिए HOH है ना, और यहाँ पे कैसा है नंबर 4 पर OH का चला गया अपवर्ड, तो ये रिंग कहलाती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क है वो मैंने आपको बताया। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में फर्क इतना है कि कार्बन नंबर 4 पर जो OH है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड पे बनाओगे, और गैलेक्टोज में इसका जो ओरिएंटेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने गैलेक्टोज है, वो भी कौन सा, कैपिटल है या कैपिटल डी, कैपिटल डी, यस कैपिटल डी गैलेक्टोज, इस वजह से क्योंकि CH2OH से जो नेक्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है ग्लिसरल्डिहाइड की तरह वो राइट साइड में ओरिएंटेड है ऑन पेपर। ठीक है, तो ये जैसा पेपर पे हम शो करेंगे उस हिसाब से बता दिया करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि लैक्टोज की अगर हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो आपको दो यूनिट्स मिलेंगी, एक बीटा डी गैलेक्टोज की और एक बीटा डी ग्लूकोज की। तो ये आपका डाइसैकेराइड है क्योंकि हाइड्रोलिसिस पर ये दो मोनोसैकेराइड यूनिट देता है। तो जैसा मैंने आपको बताया ये आपके सिलेबस से डिटेल स्टडी जो है इन कार्बोहाइड्रेट्स की हट गई है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बची आपके यहाँ, डी एल कैपिटल डी कैपिटल एल ओरिएंटेशन कैसे देखेंगे वो बचा, और मोनोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी है। एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इसका थोड़ा आइडिया हम ले लेते हैं क्योंकि इसमें ये लिखा नहीं है कि ये हटा है नहीं हटा है, तो यानी कि ये आपके सिलेबस का पार्ट होगा वो, और ये अच्छा क्लासिफिकेशन है। देखिए ये हम बोलते हैं इस क्लासिफिकेशन को रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बेस पे। वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फैलेंक्स सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, तो वो कहलाएंगे आपके रिड्यूसिंग शुगर्स। दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फैलेंक्स सॉल्यूशन and tolerance reagent are referred as reducing sugars। ठीक है, तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स आपने पढ़े चाहे वो एल्डोज हो या कीटोज हो वो सब कैसे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर में मोनोसैकेराइड ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब आपके राइबोज हो गया, ये सब कैसे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। आपके सिलेबस में केवल एक ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो आप सब बच्चों को आज अपने घर पे जो शुगर कंटेनर है वहां जाके लिख देना है।
उसका फॉर्मूला लिख देंगे और उसके नीचे क्या लिख देंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या नाम है उसका, सुक्रोज, है ना, C12H22O11, वो क्या है आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। वो बैलेंस सोल्यूशन टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस नहीं करेगा। तो आपके सिलेबस में आप ये मान के चलें कि एक ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपके साथ डिस्कस की गई है और उसका रीजन भी दिया गया है। क्या रीजन होता है वो नेक्स्ट जो लेसन है उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करने का।